हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट पर्सन्स फ्रॉम जीएसटी का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आज अपनी वीडियो में हम मेन कवर करेंगे जीएसटी में से पर्सन के बारे में, जिसमें कि हम डिस्टेंट पर्सन्स एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों पर्सन्स को देखने वाले हैं कि इन दोनों पर्सन क्या होते हैं, इनका क्या कुछ होता है जीएसटी में, इनका रोल क्या काम करता है, इनको कैसे क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। आज हम इन सब को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मेरे चैनल पे आप सभी को जीएसटी और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियो का पता लगेगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें इम्पोर्टेंट, तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जैसा शेयर करना चाहें किसी को कर सकते हैं आप ज़रूर से। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अब, और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आज का हमारा वीडियो है फ्रॉम जीएसटी के टॉपिक में से हम पर्सन को डिस्कस करने वाले हैं आज। पर्सन में भी दो पर्सन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है हमारा डिस्टिंक्ट पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आज सबसे पहले हम इन दोनों पर्सन्स को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पर्सन का क्या कुछ रोल है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन, हु आर डिस्टिंक्ट पर्सन? कौन होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन? सपोज कीजिए मिस्टर साम हैं, ओके, मिस्टर साम हैं जिनका सेम पेन है और एक से ज़्यादा उनका बिजनेस है। उनके पेन्स क्या है? पेन है, सेम पेन पे उनका एक से ज़्यादा बिजनेस है जो कि एक ही स्टेट पे है। और साथ में दूसरे केस में भी है, दूसरे स्टेट में भी है। एक स्टेट में तो इनका है ही, साथ ही क्या है, दूसरे स्टेट में भी उनका एक से ज़्यादा बिजनेस है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो जो जीएसटीआर नंबर उनको लेना है, तो जीएसटीआर नंबर जो लेना है वो क्या होता है, उनका ऑप्शनल है। लेकिन इसमें क्या होगा, जीएसटी नंबर हमारा, जीएसटीआर नंबर जो है हमारा, सॉरी जीएसटीआर नहीं है, वो जीएसटी नंबर है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, सॉरी फॉर डैट, आपको समझने में मुश्किल होगी। जीएसटी नंबर जो है वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट होगा। ओके, सेम पैन नंबर है पर जीएसटी नंबर उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या है, हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन। समझिए चीज़ को, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? सेम पैन पे जिनके पास दो डिफरेंट जीएसटीआर नंबर हो। ओके, तो जीएसटीआर नंबर उनको डिफरेंट लेने की क्या ज़रूरत है? अगर एक किसी बंदे का, अगर एक स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा बिजनेस है, 10 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, ओके, जितने भी उनके पास बिजनेस हो, अगर एक ही स्टेट में हो तो उनका जीएसटीआर नंबर सेम लेने से चलेगा। वो अलग ले सकते हैं पर सेम वो ले सकते हैं। अलग लेने की कुछ उतनी कंपलसरी है नहीं, बिकॉज वो सेम स्टेट के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो स्टेट के बाहर चले जाते हैं, स्टेट के बाहर जाते के साथ में क्या है, उनको दूसरा जीएसटीआर नंबर लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, अगर हमारा क्या है, ओनर जो है वो तो एक ही है, उनका जो पैन नंबर है वो भी एक ही है, सेम है,
ठीक है। स्टेट वाइज जो है हमारे GSTR नंबर डिफ़र करते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज क्या है, हमारा जो GST नंबर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इनको क्या होता है, हमें रजिस्टर करवाना होता है स्टेट वाइज। हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज रजिस्टर करेंगे, क्योंकि जो स्टेट होते हैं उनका कोड जो है वो चेंज होता चलता है। हर एक कोड का अपना अलग अलग, स्टेट का अपना अलग अलग कोड होता है। जैसे उनका एग्रीगेट टर्नओवर कवर करेगा उस डिस्टिंक्ट पर्सन जो है, उनका जो है सेल्स बिना कंसिड्रेशन के तो हो ही नहीं सकता है, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, GSTR नंबर क्या है, उनको डिफरेंट तो लेना पड़ेगा। अगर दूसरे स्टेट में हो गया, स्टेट वाइज होता है तो वो डिफरेंट होता है। और ये GSTR नंबर कब लेते हैं, हमने ये देखा था, GST नंबर हम लेते कब हैं, जब भी हमारा एग्रीगेट का टर्नओवर, जब भी हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो हमें GSTR नंबर लेना होगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन जो भी है, अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उसके केस में क्या होगा, सेल उसका कंसिड्रेशन नहीं होगा बिना किसी कंसिड्रेशन के। ओके, तो ये क्या होता है हमारा डिस्टिंक्ट पर्सन। एग्जाम्पल से मैं दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी एक पर्सन का एक ही पैन होगा, स्टेट वाइज अगर वो सेम स्टेट में कर रहा है तो सेम ही GSTR नंबर, लेकिन दूसरे स्टेट में क्या होगा, डिफरेंट GST नंबर। ओके, हमें याद रखना है, डिफरेंट जैसे ही हो जाएगा स्टेट हमारा, MP से गया है हमारा UP, तो यहाँ पे क्या है, हमारा GST नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर हमारा सेम स्टेट पे है, MP से अगर हमारा सामान MP ही जाता है तो इसमें सेम GST नंबर होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। एक स्टेट में अगर बिजनेस है तब तो वो चाहे 4 बिजनेस करे, चाहे वो 10 बिजनेस करे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी सप्लाई अगर हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन की हो रही है तो वो जो सप्लाई है वो GST एक्ट के थ्रू ही होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। एक ही बिज़नेस में जैसे क्या है, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, इसमें हम डीम्ड सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ साथ में ही। डीम्ड सप्लाई में क्या होता है, सपोज़ कीजिए मिस्टर राम है। ओके, मिस्टर राम का बिज़नेस है 2 बिज़नेस है। अब ए का बिज़नेस जो है दूसरे में ला रहे हैं, इसमें क्या है, हमारा जस्ट गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स को क्या कहते हैं हम, डीम्ड सप्लाई। सप्लाई को क्या कहेंगे हम, डीम्ड सप्लाई। बिकॉज ये क्या है, जो सप्लाई है वो क्या है, हमारी सेम बिजनेस के अंदर है। इसमें कोई एरिया मतलब कोई स्टेट हमारा जो है कवर नहीं हो रहा। ये हमने देखा डीम्ड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये हमने डीम्ड सप्लाई के बारे में देखा, ये पूरा हमने इतना डिस्टिंक्ट पर्सन देख लिया। अब हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देखेंगे। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको हम CTP भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से पर्सन होते हैं। सपोज कीजिए कोई पर्सन है A। ओके, पर्सन A के ऊपर टैक्सेबल सप्लाई और सर्विसेज हैं। ओके, तो इसमें क्या है, वो कैजुअली काम करता है, यानी कि सप्लाई तो उसके ऊपर टैक्सेबल है, सप्लाई और सर्विसेज उसके जो हैं वो टैक्सेबल है, लेकिन कब है, ओकेशनली। ओके, ये क्या है, ओकेशनली है। और वो भी क्या है, टैक्सेबल है प्लेस के हिसाब से।
टैक्सेबल प्लेस। ओकेशनली उसका काम आएगा, सप्लाई और सर्विसेज उसकी क्या होगी, ओकेशनल होगी। सपोज कीजिए जैसे कि दिवाली के टाइम पे पटाखों के, ठीक है, कि भाई ये फंक्शन का टाइम है, नाच गाने का, बसंत का उत्सव है, तो इसमें नाचना गाना ये सब होगा। ये क्या करेंगे उस टाइम पे, वहाँ पे ऐसे सर्विसेज देंगे, तो वो क्या होंगे उस टाइम पे है, तो वो ओकेशनली होगा। वो टैक्सेबल प्लेस भी होना चाहिए, तभी जाके उस पर होगा। कोई इसमें क्या है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, नॉट फिक्स प्लेस, कोई इसका फिक्स्ड प्लेस नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए ये किसके ऊपर होता है, ये एक्ट होता है किसी, एक्ट एज अ प्रिंसिपल और एन एजेंट, किसी भी प्रिंसिपल और एजेंट के ऊपर ये जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा क्या है, इवेंट प्लानर, जैसे कोई भी इवेंट प्लान करता है, जो इवेंट प्लानर होते हैं, CTP कैजुअल टैक्सेबल का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या इनको रजिस्टर होना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये इनकी इनकम है, गुड सप्लाई या सर्विसेज कर रहे हैं, इनकी भी कुछ इनकम होती होगी। 40,000 अगर ऊपर गया, 40 लाख सॉरी, उससे ऊपर गया एग्रीगेट टर्नओवर से, तो क्या इनको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, इनको रजिस्टर होना पड़ता है। कैसे ये करेंगे, तो अब इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन क्या है, लिमिट अगर क्रॉस होती है, लिमिट अगर 40 लाख से क्रॉस हो या ना हो, ओके, 40 लाख से नॉट एप्लीकेबल टू देम, इनके ऊपर 40 लाख का कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, तो क्या इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, जी नहीं। इनका 40 लाख क्रॉस हो चाहे ना हो, इनको भाई पे करना ही है। अगर इनका कुछ भी, अगर कोई भी, अगर इन्होंने अपना सप्लाई दिया है या फिर सर्विसेज इन्होंने दी है, ओके, ओकेशनली जैसे वो देते हैं, अगर उन्होंने की है तो उनको क्या है, GST में रजिस्टर होना कंपलसरी है। रजिस्टर होना क्या है, कंपलसरी है। ओके, इनका क्या है, कंपलसरी है। और ये क्या है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आते, मतलब कुछ भी इनको छूट नहीं मिलती है, कंपलसरी है इनको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना। ये क्या है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आते हैं। इफ़ एनी बिजनेस, कोई भी इनका बिजनेस अगर MP में है, सपोज MP के इंदौर में है, अगर वो वहाँ पर अपना GST मतलब अपना इवेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या है, वहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा। ओके, और जैसे वो क्या होता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ के लिए होता है। ओके, मैं आपको ये बताती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ओनली, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं आपको ये रिटर्न में अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा टाइम का लैप्स होता है। ये क्या होता है, हमारा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ का रजिस्ट्रेशन देखा गया है। देखिए, इसमें क्या है, हमारा 90 डेज़ जैसे कवर हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, वैलिड उसकी ख़त्म हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो ये आता नहीं है, सबसे पहली बात। सेकंड बात ये है कि इनका कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट ये है, अगर कोई बिजनेस इनका सपोज कि MP में है, MP के इंदौर में कोई अगर इनका इवेंट है, तो उनको क्या है, GST में रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है, कंपलसरी है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन भी क्या है, ओनली फॉर 90 डेज़ के लिए ही होता है, यानी कि टेम्पररी होता है, क्योंकि इनका काम भी तो टेम्पररी है ना। तो इनका क्या है, टेम्पररी GST में रजिस्ट्रेशन होता है। काम का शुरू करवाने से पहले इनको क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके बाद ही अपना इवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनका इवेंट नहीं हो सकता है। और अगर इनका इवेंट हुआ भी, ठीक है, तो उनको क्या होता है, गवर्नमेंट को एडवांस में पेमेंट करनी होती है।
यानी कि किसकी पेमेंट, टैक्स की पेमेंट, एडवांस में टैक्स पे करना होता है, चाहे उनकी सप्लाई हो, चाहे वो किसी को सर्विसेज दे या ना दे, उससे पहले क्या है, उनको टैक्स पे करना है। और रजिस्ट्रेशन जो है उनको करना है सीटीपी में, उसके बाद ही होता है। अगर कुछ होता भी है, अगर कुछ रिफ़ंड उनको मिलना है तो वो क्या है, उनको एडवांस टैक्स के थ्रू मिल जाता है, पर जीएसटी पे करना ही है। अब बात करते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन की। सपोज़ कीजिए किसी का 90 डेज से ज़्यादा का इवेंट कवर कर रहा है। अगर 90 डेज से ज़्यादा कवर हो गए तो क्या करेगा, तो 90 डेज कवर होने से पहले, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड, जो रजिस्ट्रेशन पीरियड का टाइम है अगर उसको बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, 90 डेज़ का है उसको क्या है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो वो फॉर्म फिल करेगा अपना GST-REG 11 फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, जिससे कि उसकी जो वैलिडिटी है ख़त्म होने से पहले ही, वैलिडिटी एंड होने से पहले उसको स्टार्ट करनी है, ताकि वो कवर ख़त्म होने से पहले ही जो है वो स्टार्ट हो जाए, वो रजिस्टर हो जाए, ठीक है, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो वापस से जो है अपना फर्दर के 90 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट 90 डेज़ है उसके लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे वापस से। ओके, ये तो हो गई बात इसकी। अब से जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे भाई, देखते हैं रिटर्न कैसे फिल करेंगे। अपना आउटवर्ड सप्लाई के अंदर ये जाएंगे, ओके, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर ये जाएंगे, जिसके अंदर इनकी GSTR 1 में 11 तारीख से पहले पहले उनको अपनी सारी डिटेल्स देनी है। आफ्टर डेट GSTR 3B के अंदर 20 तारीख के अंदर अपना सारी डिटेल्स उनको देनी है। और ये अपना क्वार्टरली भी फिल कर सकते हैं, अपना क्वार्टरली भी फिल कर सकते हैं, नो नीड टू फिल एनुअल। कि उनको एनुअली ही रिटर्न भरना है, ऐसा कुछ बिल्कुल ज़ोरदार नियम नहीं है। और रिफ़ंड इनको मिल ही जाता है, ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा, इनको रिफ़ंड भी मिल जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। अगर उनकी 1 लाख की पेमेंट है और उनकी लाइबिलिटी अगर यानी कि उनको अगर देने कितने हैं 50,000 हैं, तो बाकी उनको रिफ़ंड मिल जाता है। उनके लिए उनको फॉर्म भरना, उसके लिए उनको फॉर्म भरना होता है GSTR FD 01, ये फॉर्म उनको भरना होता है, ताकि इसको भरने के बाद क्या है, आपको रिफ़ंड वापस मिल जाए। इसको भरने के बाद जैसे ही फॉर्म को फिल करते हैं रिफ़ंड मिल जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सन इन GST, अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अबाउट द डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसमें हमने डीम सप्लाई के बारे में भी बात किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर बताइए, नया टॉपिक हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता लगे। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा एंड कुछ पैसे नहीं लगते हैं, तो सो प्लीज़ जाके आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।